Good evening. Let us discuss today's topic, that is neurohumoral transmission in central nervous system. इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास दो पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसमें हम डायग्राम से शो करेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, दूसरा पार्ट है उसी डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको बताना क्या है, आपको न्यूरॉन्स दिखाने हैं। एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, दूसरा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बनकर के स्टोर होता है, ठीक है। अब जब एक एक्शन पोटेंशियल मिलता है उस न्यूरॉन को, उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से आपका जो न्यूरॉन है वो एक्साइट होता है, और उस एक्साइटेशन के ड्यूरेशन में सर्टेन आयन चैनल्स ओपन होते हैं, जैसे कैल्शियम आयन चैनल ओपन होता है या सोडियम आयन चैनल ओपन होता है। तो इसकी वजह से कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, और चूंकि एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो वहां पर जो सिनेप्टिक वेसिकल में न्यूरॉन है जो बन करके स्टोर्ड है वो रिलीज होगा। लेकिन रिलीज होने के लिए उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है वो समझते हैं, और फिर रिलीज होने के बाद क्या होता है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एक तरीके का एक सिग्नल है जो कि न्यूरॉन को मिलता है। ये एक्साइटेबिलिटी तब होती है जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपने का बढ़ता है और वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, और जिसकी वजह से न्यूरॉन एक्साइट हो जाता है और आयन चैनल्स ओपन होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो बेसिकली क्या होता है, सेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, और सेलुलर सिग्नलिंग के बाद फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और साइनेप्स में आता है। इसके बाद वो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है और फिर अपना काम करता है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। तो ये जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है या जो बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है, ये दो तरीके के होते हैं, फास्ट एंड स्लो। स्लो होता है इन केस ऑफ आपके स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, जब वो काम करते हैं, या फिर ग्रोथ हार्मोन्स हैं। तो इस तरह के जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है या जो रिस्पॉन्सिबल रिसेप्टर्स हैं ये काम करते हैं। हम लोगों ने रिसेप्टर के टॉपिक में इस चीज को पढ़ा है। और जो फास्ट काम करते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल आयन चैनल्स हैं, ठीक है, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, वो बहुत फास्ट काम करते हैं। इसका भी हमने एग्जांपल रिसेप्टर के टॉपिक में देखा था। तो क्या हो रहा है इसके अंदर बेसिकली वो समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहला पार्ट कि आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिंथेसाइज्ड होगा। जो स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो आपके इसी नर्व टर्मिनल एंड में सिंथेसाइज होते हैं और स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो पेप्टाइड नेचर के होते हैं, बड़े मॉलिक्यूलर साइज के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो कहीं ऊपर सेल बॉडीज में बनते हैं और फिर वहां से उनको भेजा जाता है नर्व टर्मिनल में स्टोर होने के लिए। फाइन, तो न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस हो गया। अब सिंथेसिस होने के बाद उसको सर्टेन टाइम के लिए स्टोर होना है बिफोर रिलीज। तो स्टोर होने के लिए कंडीशन ये है कि इसके साथ किसी न किसी प्रोटीन को या फिर एटीपी को एज अ को ट्रांसमीटर रहना होता है स्टोरेज वेसिकल के अंदर, ठीक है। अब जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होना है, ये रिलीज जो होगा ये रिलीज होगा कैल्शियम आयन डिपेंडेंट रिलीज। जितना ज्यादा कैल्शियम आयन उतना ज्यादा रिलीज। बट जो रिलीज होने का मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल इसकी डॉकिंग होगी, फिर ये इस मेम्ब्रेन के पास आएगा और फ्यूज करेगा। तो ये जो फ्यूजन है, और फिर जैसे यहां पर आप देख रहे हो मेम्ब्रेन फ्यूजन है और रिलीज होना है, तो ये कम्प्लेक्स बनाएगा, मेम्ब्रेन फ्यूजन रिलीज कम्प्लेक्स। उस कम्प्लेक्स के बाद जितना ज्यादा कैल्शियम यहां अवेलेबल होगा उतना ज्यादा रिलीज होगा। तो मेम्ब्रेन फ्यूजन रिलीज कम्प्लेक्स बन गया और कैल्शियम डिपेंडेंट रिलीज होने वाला है। नाउ अब आपका जो फ्यूजन कम्प्लेक्स है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्स के एरिया में छोड़ता है। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्स के एरिया से डिफ्यूज करते हुए पहुंचता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स के पास। जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स हैं वहां पर आपके रिसेप्टर भी हो सकते हैं, आपके आयन चैनल भी हो सकते हैं, यानी कि जो टारगेट है, तो उस टारगेट को आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। टारगेट रिकॉग्निशन होता है या रिसेप्टर रिकॉग्निशन होता है। जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ठीक है ये रिसेप्टर या ये आयन चैनल मेरे लिए है, तो वहां पर वो जाकर के बाइंड करेगा, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर आकर के बाइंड कर सकता है। आयन चैनल भी हो सकता है या कोई रिसेप्टर भी हो सकता है। तो इस पर बाइंडिंग के बाद फिर वो अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को, जो डाउनस्ट्रीम इवेंट है, उसको कंप्लीट करता है। कंप्लीट करने के बाद क्या होना है फिर उसका,
जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका काम फिनिश हो गया, अब उसके काम को हम टर्मिनेट करने वाले हैं, उसको खत्म करने वाले हैं। तो खत्म करने के तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका हो सकता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहां से डिफ्यूज हो जाए नियर बाई सेल्स में। से फॉर एग्जाम्पल ग्लायल सेल्स आर अवेलेबल, तो ग्लायल सेल्स में न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज होकर के जा सकता है, जैसे डोपामिन करता है ऐसा। ठीक है। दूसरा तरीका हो सकता है एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। हमने देखा है पहले भी कि कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो यहाँ पर अपना काम करते हैं और उसके बाद जो एंजाइम है उसको ब्रेक डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन स्टेज एंजाइम अवेलेबल है, वो उसको ब्रेक डाउन कर देता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं आपके जो सिंपैथेटिक ड्रग्स हैं कैटेकोलामिन्स के, जैसे एड्रेनालिन है, नॉरएड्रेनालिन है, तो इनको मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स हैं, कैटेकोलमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। या और जो दूसरे ड्रग्स से फॉर एग्जांपल टायरामिन है, तो टायरामिन को मेटाबोलाइज करने के लिए माओ है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम या कैटेकोलमिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम या कोलिन स्टेज एंजाइम या डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर को इनएक्टिवेट करते हैं। और तीसरा तरीका हो सकता है कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर है उसको वापस प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में पहुंचा दिया जाए। इसको करने के लिए क्या तरीका है? यहां पर एक ट्रांसपोर्टर होगा जो ऑब्वियसली प्रोटीन नेचर का होता है, तो वो जो प्रोटीन नेचर का ट्रांसपोर्टर है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर को अपटेक कर देता है, जिसको हम रीअपटेक प्रोसेस कहते हैं। तो अपटेक करने के बाद क्या होता है कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर वापस अंदर नर्व टर्मिनल में पहुंच जाता है, प्रीसिनेप्टिक नर्व टर्मिनल में, और इस तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था अपना काम करने के बाद वो वहां से उस साइनेप्स के एरिया से हटा दिया जाता है। तो यही है आपका एज अ होल न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। ये सीएनएस में भी ऐसे ही चलता है और आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी ऐसे ही चलता है। डोपामिन का रोल समझ लेते हैं एज अ सेंट्रल न्यूरोट्रांसमीटर। वैसे डोपामिन पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर के रोल पर भी अपना काम करता है, बट जो डोमिनेंट रोल है इसका वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। डोपामिन के रोल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन के कौन से एरियाज हैं जहां पर डोपामिनर्जिक न्यूरोनल पाथवे है और उसके क्या रोल्स हैं। तो उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा जो ब्रेन है, जो सीएनएस का पार्ट है, उसमें कौन कौन से एरिया होते हैं। तो वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले आप देखिए इसमें जो पार्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, से फॉर एग्जांपल हम इस पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दो डॉटेड रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये जो दो डॉटेड रेड पॉइंट्स हैं ये न्यूरॉन्स हैं, और जो अपर वाला रेड डॉट है ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है। जो लोअर वाला रेड डॉट है इसको हम वेंट्रल टेगमेंटल एरिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप बीच में आइए। बीच में ये जो डॉटेड रेड लाइंस हैं दे आर स्ट्राइटम, ये डोर्सल स्ट्राइटम कहते हैं इसको। अब आप नीचे आइए थोड़ा सा। ये जो रेड लाइन जा रहा है, रेड लाइन का ये जो एरिया है, दिस एरिया इज हिप्पोकैम्पस एरिया। ठीक है, और उसी के नीचे जो है आपका ये एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का भी रोल है डोपामिन में, अभी हम देखेंगे वो। नाउ अनदर पार्ट इज, यहां पर आप देख रहे हो एक रेड लाइन, एक रेड एरो आपको दिख रहा है, इसको न्यूक्लियस एकम्बेंस कहते हैं। देन इसी जगह पे एक ब्लैक एरो आपको दिख रहा है बिल्कुल मिड में, ये आर्क्वेट न्यूक्लियस है। एंड ये जो एरिया है आपका, दिस एरिया इज, जहां पर ये जो आपको डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स दिख रहे हैं, जो इसका पाथवे है, इसको सिंगुलेट गायरस कहते हैं। तो जब भी हम डोपामिन के बारे में बताते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका क्या रोल है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, तो हमें इन पार्ट्स को दिखाना जरूरी होता है। ठीक है, दीज आर मेजर डोपामिनर्जिक प्रोजेक्शंस इनसाइड आवर ब्रेन। तो यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि 3 मेजर डोपामिनर्जिक पाथवे हैं जो हमने यहां पे दिखाया है। आपको मैं वन बाय वन बता रहा हूं। जो पहला डोपामिनर्जिक पाथवे है उसको नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे कहा जाता है। ठीक है, ये जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है, इसके अंदर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया है। इसके अंदर जो एरिया आते हैं वो आते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, दिस एरिया। ठीक है,
सब्सटेंशिया नाइग्रा के अलावे जो आपका ये स्ट्रैटम का पार्ट है, यानी यहां से स्टार्ट होकर के ये जो न्यूरोनल पाथवे गया है, ये न्यूरोनल पाथवे आपका नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे का है। यही वो पाथवे है या यही वो न्यूरॉन्स हैं जिनके डिजेनरेशन की वजह से पार्किंसनिज्म का डिजीज होता है। ठीक है, तो पार्किंसोनियन डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिजेनरेशन ऑफ नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे, पहली चीज। नाउ दूसरा पाथवे है मेसोकॉर्टिको या मेसोलिम्बिक पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से शुरू होते हैं। दिस इज योर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जो नीचे वाला है। ऊपर वाला आपका नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे का था, नीचे वाला जो डॉट है ये वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है। यहां से जो न्यूरॉन्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं और वो जा रहे हैं वेंट्रल स्ट्रैटम तक। एक जो डॉर्सल स्ट्रैटम तक गया था वो नाइग्रोस्ट्रैटल का पार्ट था। ये जो स्ट्रैटम का पार्ट है, डॉर्सल पार्ट वाज एसोसिएटेड विद नाइग्रोस्ट्रैटल एंड एसोसिएटेड विद पार्किंसनिज्म, जबकि जो वेंट्रल पार्ट है इट इज एसोसिएटेड विद मेसोकॉर्टिको मेसोलिम्बिक पाथवे। वेंट्रल स्ट्रैटम जो है इसको हम न्यूक्लियस एकम्बेंस भी कहते हैं, ये पार्ट है न्यूक्लियस एकम्बेंस का। ठीक है, डॉर्सल पार्ट वाज एसोसिएटेड विद नाइग्रोस्ट्रैटल, वेंट्रल पार्ट इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस एकम्बेंस। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। नाउ एक हिप्पोकैम्पस का एरिया है, दिस हिप्पोकैम्पस एरिया एंड सिंगुलेट गायरस। ठीक है, तो ये जो सिंगुलेट गायरस, ये नीचे वाला लोअर रेड लाइन, सिंगुलेट गायरस हो गया, हिप्पोकैम्पस का एरिया हो गया एंड योर वेंट्रल टेगमेंटल एरिया हो गया। तो दिस पार्ट या ये जो न्यूरोनल पाथवे है, ये न्यूरोनल पाथवे हमारा मेसोलिम्बिक पाथवे है। और मेसोलिम्बिक पाथवे का जो रोल होता है डोपामिनर्जिक के केस में, ये लर्निंग बिहेवियर में होता है ना, मेमोरी में होता है, इस तरह के रोल प्ले करता है ये। नाउ तीसरा जो पाथवे है ट्यूबेरो इन्फंडिबुलर पाथवे है। ये जो ट्यूबेरो इन्फंडिबुलर पाथवे है, इसका जो न्यूरॉन है ये आपको कहाँ मिलेगा, आर्क्वेट न्यूक्लियस में। सी दिस इज योर आर्क्वेट न्यूक्लियस, यहाँ पे, यहाँ से इसका न्यूरॉन शुरू होता है। आर्क्वेट न्यूक्लियस जो है वो हाइपोथैलेमस के अंदर पाया जाता है, तो वहां से इसकी जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं वो ट्यूबेरो इन्फंडिबुलर पाथवे में है। इस पाथवे से क्या होता है कि डोपामीन को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेजा जाता है और जहां से प्रोलैक्टिन का जो रिलीज है वो रेगुलेट होता है। प्रोलैक्टिन रिलीज के बारे में हम लोग देखते हैं कि जब भी प्रोलैक्टिन का रिलीज ज्यादा होता है तो वहां पर डोपामीन आता है और उसके रिलीज को कंट्रोल करता है। इसी वजह से अगर हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया हो गया है तो हमें हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया को ट्रीट करने के लिए डोपामीन के एनालॉग्स देने पड़ते हैं या डोपामीन के एगनिस्ट देने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन है या कैबरगोलिन है, तो वो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया को कंट्रोल करते हैं। नाउ क्या इम्प्लीकेशंस हैं या क्या रोल हैं डोपामीन के सीएनएस के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं। जैसे ये पाथवे आपने देखा, 3 पाथवे, सबके अलग अलग रोल हैं। तो उसमें से जैसे रिवार्ड का रोल होता है, मोटिवेशन का रोल होता है, प्लेजर का रोल होता है, ये डोपामीन का ही इफेक्ट होता है। देन मोटर कंट्रोल, हमारा जो मूवमेंट है, जो स्केलेटल मसल के मूवमेंट होते हैं या हमारा जो गाइट है, पोस्चर है, ये तमाम चीजें ये मोटर कंट्रोल के अंदर आती हैं, ये भी डोपामीन कंट्रोल करता है। ठीक है ना। इसके अलावे कुछ हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिया था प्रोलैक्टिन का। तो ये जो रोल है, रिवार्ड एंड मोटिवेशन, मोटर कंट्रोल, रिलीज ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ये रोल डोपामिन प्ले करता है। नाउ ये कैसे करता है, तो उसके लिए जो डोपामिन के रिसेप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स मिलते हैं और इसमें 5 अलग टाइप के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है जिसको हम डोपामिन के नाम से पुकारते हैं और उसको हमने नंबरिंग दिया हुआ है D1 to D5। तो ये जो 5 रिसेप्टर हैं इनको 2 फैमिली में बांट दिया गया है, D1 फैमिली एंड D2 फैमिली। जो D1 फैमिली है उसके अंदर जो रिसेप्टर हैं डोपामिन के लिए वो D1 और D5 हैं। ठीक है, D1 लाइक रिसेप्टर्स होते हैं और D2 लाइक रिसेप्टर्स होते हैं। तो D1 लाइक रिसेप्टर्स में D1 और D5 है। D2 लाइक रिसेप्टर्स पे जो रिमेनिंग बच गए D2, D3 और D4 वो आते हैं। जो D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं उनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अपोजिट है D2 लाइक रिसेप्टर्स से। D1 लाइक रिसेप्टर जो काम करते हैं,
जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू से काम करते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं, जैसे स्टिमुलेटरी नेचर के हैं, जीएस इनहिबिटरी नेचर के हैं, जीआई, देन जी नॉट है, जीक्यू है। तो यहाँ जो रोल देखने को मिलता है मेजर तरीके से आपको दिखेगा कि जो D1 लाइक रिसेप्टर्स हैं दे आर जनरली अलाइन टू जीएस, दैट इज स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन। इसका मतलब होता है कि ये एडिनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट करेगा और साइक्लिक एमपी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, उस तरीके से काम करता है। और जो D2 लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो जस्ट अपोजिट काम करता है, वो जीआई के थ्रू से काम करता है और एडिनालाइल साइक्लेज के स्टिमुलेशन को कम करता है, यानी उसको इनहिबिट करता है। अब डोपामिन के कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल रोल देख लेते हैं। जैसे पार्किंसंस डिजीज हो सकता है, ये तब होता है जब आपका जो नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे है, यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजेनरेट होते हैं, वो खत्म होते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है और ब्रेन के अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। तो इससे पार्किंसंस डिजीज होता है। आपने कई दफे सुना है कि हम पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में लेवोडोपा देते हैं इन कॉम्बिनेशन विद कार्बिडोपा। तो उसका रीजन यही होता है कि हमें ब्रेन के अंदर लेवोडोपा के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है ताकि वहां पर वो डोपामिन में कन्वर्ट हो और डोपामिन की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाए। दूसरा रोल है इसका स्किज़ोफ्रेनिया में। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो रोल आता है उसमें ये देखा जाता है, पैथोफिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन जो है कि डोपामिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है और जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम होती है। तीसरा इसका जो रोल है वो एडिक्शन में है एंड साइकोसिस जैसी प्रॉब्लम में होता है।